अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की कल की जो परफॉर्मेंस थी उस पर मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ी मसरूफियत थी। तो कल तकरीबन मार्केट जो है वो क्रैश कर चुकी थी और उसकी जो बेसिक रीज़न रही है वो यही है कि ईरान और यूएस के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका इम्पेक्ट मार्केट ने लिया था। और आल दो मार्केट में अगर पाकिस्तान लेवल पे देखें तो कुछ फाइनेंशियल लेवल के ऊपर अनाउंसमेंट भी पॉजिटिव नहीं आ रही थी। तो दोनों चीज़ों का इम्पेक्ट अपनी जगह पे था, लेकिन ईरान और यूएस की जो होने वाली जंग है जिसके बारे में सबकी अपनी राय है। ट्रंप के आए दिन कोई ना कोई बयानात आते हैं जिस पे ईरान भी उसी तरह से अपने उसका जवाब दे रहा है। और ईरान का कहना यह है कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर जंग की जाती है तो हम उसका जवाब भी उसी तरह देंगे। तो उस चीज़ का जो इम्पैक्ट मार्केट में आया, मार्केट की जो येस्टरडे की क्लोजिंग थी वो 172 170 पे क्लोज़ किया मार्केट ने, और मार्केट गिरी थी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 179 के पास से। और ये जो डिप आई थी ये तकरीबन 6600 पॉइंट्स के लेवल की थी, और एक बहुत बड़ी डिप थी अभी तक की, जो अगर आप देख लें पिछले एक साल की डिप्स में, जिसमें पाकिस्तान और जब इंडिया की जंग हुई थी तब एक बड़ी डिप थी। उसके बाद ईरान और इसराइल की जब जंग आई तब भी डिप्स आई, और उसके बाद ये तीसरा एक सेशन है डिप्स का जिसमें तकरीबन मार्केट एक क्रैश वाली सूरत हाल थी। लेकिन उसके साथ साथ एक पॉइंट और था कि मार्केट में वॉल्यूम जो थे वो ना होने के बराबर थे। आज अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स हैं 245 मिलियन, और येस्टरडे जो वॉल्यूम्स थे वो तकरीबन 240 मिलियन के राउंड अबाउट थे। तो वॉल्यूम इसलिए भी नहीं है कि इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अभी कॉन्शियस है कि इस सूरत हाल में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि और ये कॉन्शियस होना ज़रूरी भी है। और उसकी रीज़न ये है कि अगर तो ईरान और अमेरिका की जंग होती है तो उस सिनेरियो के अंदर मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डिप ले सकती है। अभी अगर 174 के ऊपर स्टैंड कर रही है तो यहाँ से मार्केट 165 160 के लेवल पे भी जा सकती है। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये है कि ईरान के पास भी बहुत ज़्यादा पावर है। दुनिया का 20% जो ऑयल है वो ईरान प्रोड्यूस करता है, सप्लाई करता है। तो उसने तकरीबन वो ऑयल जो है वो बंद कर दिया है। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये जंग नहीं होगी, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। लेकिन दूसरी एक राय अपनी जगह पे पाई जाती है कि जब अमेरिका की जो शिप्स हैं वो इतनी दूर ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँची हैं तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ हल्की फुल्की बेहंगम सूरत हाल जो है वो बने ज़रूर। खैर, आज फ्राइडे की जो क्लोजिंग रही है वो आपके सामने है। मार्केट की सूरत हाल आज सारा दिन तकरीबन वोलेटाइल ही रही थी। तो जहां से मार्केट ने समझ लें स्टार्ट लिया था, अप्रोक्सीमेटली मार्केट की क्लोजिंग भी उस लेवल के पास ही है। मार्केट ने आज जो अपना हाई बनाया है वो 174 148 का था, और जो मार्केट का लो बना आज के दिन में वो 169 592 पॉइंट्स का था। हाल दो मार्केट ने रिकवर किया और क्लोजिंग दी है 173 169 पॉइंट्स की। इस लिहाज से देखा जाए तो जो क्लोजिंग है ये मार्केट ने अपने हाई के नज़दीक बनाई है, ये एक बुलिश मोमेंटम को जाहिर करता है। आज के दिन मार्केट में 0.58% का इजाफा हुआ है। कल के दिन जो नेगेटिविटी आई थी वो तकरीबन 4% की थी, उसमें से मार्केट ने सिर्फ अभी 0.6% रिकवर किया है। उम्मीद है मार्केट के अंदर अगर पाकिस्तान के लेवल पे देखा जाए तो पॉजिटिव कई डेवलपमेंट्स हैं, जिनमें से एक ये है कि पाकिस्तान ने जो गज़ा का पीस मुआहिदा हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान ने शिरकत भी की। उसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि IMF ने पाकिस्तान के हवाले से पिछले 2025 में जो अपने तज्जिया वगैरह शेयर किया है उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया है और इन कंपैरिजन पाकिस्तान ने एक अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है, तो उसका इफेक्ट भी मार्केट में आया। इसके अलावा पाकिस्तान के इन्फ्लेशन नंबर्स अच्छे हैं, कुछ एक्सपोर्ट्स के नंबर आए हैं वो भी बेहतर हैं, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स के जो नंबर्स आए हैं वो भी कंपैरेटिवली बेहतर आए हैं। तो तमाम पॉइंट्स अगर देखा जाए तो वो पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिज़र्व्स के जो नंबर्स हैं उनमें भी 16 to 20 मिलियन का इजाफा हुआ है, और तकरीबन 16.2 बिलियन पे पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व्स स्टैंड करते हैं। तो ये सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं और जिनका इम्पेक्ट अभी तक मार्केट में नहीं आया। और 2026 फरवरी 25 फरवरी को जो IMF की टीम है वो भी पाकिस्तान आ रही है, और उसका एक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो तकरीबन 10-15 दिन के लिए पाकिस्तान में रहेंगे, और उसमें फिर पाकिस्तान को नेक्स्ट जो IMF से पेंडिंग है अब 1.3 बिलियन की ट्रांजैक्शंस वो भी पाकिस्तान को उसका अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो उसमें कोई ऐसा पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं है। पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो इस टाइम पे बेहतर चल रही है। तो अगर तो ये वीकेंड जो है ये स्मूथली गुजर जाता है। इसके अलावा भी ट्रंप साहब के एक बयान भी आया है, वो कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर वो एक्शन करेंगे। तो हो सकता है कि सैटरडे संडे को कोई भी ऐसी मूवमेंट प्लेस ना हो।
अगर तो मार्केट यहाँ से रिकवर करती है तो मार्केट में हो सकता है एक ही दिन में आपको 182K का लेवल देखने को मिले मंडे को, अगर तो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं होती। और उसके साथ अगर तो ये न्यूज़ आ जाती है कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट ने डील कर ली है, जिसके चांसेस कम ही नज़र आ रहे हैं, अगर तो फिर भी वो सिनेरियो बनता है तो हमें 182K का लेवल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो 175 और 178 का लेवल तो बहुत इजीली अचीवेबल है। बाकी आज के इंडेक्सेस की बात करें तो KSE 30 में तकरीबन 0.73% का इंक्रीज़ आया है। इसी तरह KMI 30 में जो इंक्रीज़ आया है वो अप्रॉक्सीमेटली 1% KMI 30 ने दिया है। कंपैरेटिवली अगर KSE 100 से कंपेयर किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली डबल ही समझ लें उसका इंक्रीज़ आया। 42% ज़्यादा प्रॉफिट दिया है KMI 30 ने। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिविडेंड 20 ने 0.1% का इंक्रीज़ आया है। इसमें इंक्रीज़ सबसे कम आया है टॉप जो इंडेक्सेस हैं उनके मुकाबले में। 1 ईयर चेंज की बात करें तो 78.46% है। एयरटेल डेट में 1.62% रिटर्न है। मतलब जनवरी से लेके अभी तक जो रिटर्न दिया है मार्केट ने वो सिर्फ 1.62% है। और ये रिटर्न है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिविडेंड 20 की। और KSE 100 की बात करें तो 1 ईयर चेंज जो है वो 52% है। और एयरटेल डेट में 0.51% का रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव रहा है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो पहले नंबर पे के इलेक्ट्रिक है, काफ़ी प्रेशर में रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो प्रेशर में होने के बावजूद भी ये अपने 7 to 8.5 की जो रेशो है उसको सस्टेन कर रहा है। अगर तो वॉल्यूम इसी तरह सस्टेन रहते हैं तो हो सकता है कि हमें 10 का लेवल देखने को मिले। और नो डाउट अगर ये 10 का लेवल लगा भी लेता है तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन के इलेक्ट्रिक को अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मैं टॉप लॉन्ग टर्म के जो एसेट्स हैं उनके अंदर फॉलो करूँगा। पर्सनल लेवल पे मेरी पर्सनल अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा तो लॉन्ग टर्म के लिए 10 से 15 सालों के लिए, और बाइंग रेंज जो रखूंगा इसके अंदर वो तकरीबन 5 रुपये से लेके 15 की ब्रैकेट के दरमियान है। दूसरे नंबर पे WTL है। जैसे मैंने आपको कहा था शॉर्ट टर्म जो बाइंग है वो तकरीबन 1.30 की बनती है, तो उसके पास अब WTL फॉल कर रहा है मार्केट के प्रेशर की वजह से। और आज का जो है वो सेकंड नंबर पे टॉप वॉल्यूम लीडर्स में है। वॉल्यूम जो रहा है वो 46 मिलियन का रहा है। तीसरे नंबर पे बैंक ऑफ पंजाब है जी। बैंक ऑफ पंजाब ने अर्निंग्स अच्छी दी हैं और इस लेवल पे इसकी नो डाउट बाइंग बनती है। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करती है तो दोबारा 40 का लेवल देखने को मिल सकता है जी। चौथे नंबर पे TSBL का राइट शेयर है। और पाँचवें नंबर पे फिर इसी तरह FNEL है। और ये अपने अभी तक के जब से इसने फेस वैल्यू गिराई है तकरीबन अपने लो लेवल पे स्टैंड कर रहा है। इस लेवल के ऊपर इसकी बाइंग बनती है। 1.50 पे आप इसको दोबारा सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये इसको आपने टिप नहीं समझना। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है तो उसके लिए अपने पर्सनल आपने लर्निंग ज़रूर करनी है, उसके बाद फ़ैसला लेना है। और उससे भरकर एक चीज़ कि स्टॉक मार्केट गेम ऑफ नर्व्स है, आपकी पल्सेस का इम्तिहान होता है यहाँ पे। अगर तो आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है तो आपके अंदर जिगरा होना बहुत ज़रूरी है। जिसके बाद सिनर्जी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है। और आज के दिन जो इसमें नेगेटिविटी रही वो 1.96% की है और वॉल्यूम रहा है 19.2 मिलियन का। PIBTL है, उसके बाद 14.8 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 3.26% का रिटर्न दिया है इसने जी। उसके बाद है पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी PTC, और आज के दिन इसमें इजाफा रहा है 3.26% का, 59.22 का क्लोजिंग प्राइस है। जिसके बाद निशात पावर चुनिया है, निशात चुनिया पावर लिमिटेड है। और उसके बाद हैस्कोल है। हैस्कोल काफ़ी टाइम के बाद 20 से नीचे आया है और क्लोजिंग रही है 19.19। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये नॉन कंप्लाइंट कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, तो अगर तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 100% लॉस भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि नॉन कंप्लाइंट में होते हुए भी ये तकरीबन 30 की कैटेगरी को टच कर चुका है, और अगर ये नॉन कंप्लाइंट से निकल आता है तो ये 100 रुपीज़ पे ईजीली जा सकता है, नो डाउट। उसके बाद जी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं टॉप एडवांसर्स बाय परसेंटेज, तो पहले नंबर पे आज 786 इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और टॉप डिक्लाइनर्स में अगर आप देखें तो TSBL का राइट शेयर है और दूसरे नंबर पे लोड का राइट शेयर है। यहाँ पे 786 को हम स्टडी करते हैं, एक न्यू कंपनी है। हम जो डेली बेसिस पे कंपनीज़ को सर्च करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, तो जी आज की जो क्लोजिंग प्राइस रही है 10% का इंक्रीज़ आया है और 21.42 पे इसने क्लोज़ किया है। वॉल्यूम रहे हैं 1 मिलियन के राउंड अबाउट।
और 1 ईयर का जो चेंज है वो थोड़ा सा इम्प्रेसिव ही लग रहा है। यहाँ से 8 रुपये से 21.42 तक की रेंज है और तकरीबन 110-120% का रिटर्न है। और ये 1 ईयर चेंज की बात करें तो 140% रिटर्न बनता है। एयरटेल डेट में जनवरी से लेके अभी तक का जो रिटर्न है 1 जनवरी से 64% का रिटर्न है। 5 ईयर्स की बात करें तो जी 5 ईयर्स में इसका लो था 4 और 11 से लेके इसने जो अभी अपना 21.42 पे स्टैंड कर रहा है, तकरीबन 100% का रिटर्न है। तो 5 सालों की अगर एवरेज निकाली जाए तो 100% रिटर्न कोई बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न नहीं माना जाएगा। बाकी इसके बारे में मैं आपको बता दूं, 786 इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड एक म्यूचुअल फ़ंड कंपनी है और इसके फंड्स आपको नज़र आ जाते हैं जब आप इसको सर्च करते हैं म्यूचुअल फ़ंड मुफाब पे जाकर। जो उसके बाद अगर सेक्टर्स की इसकी बात की जाए फ्री फ्लोटिंग की, तो फ्री फ्लोटिंग में कम है, मतलब पब्लिक के पास जो शेयर्स हैं वो 26.25% है। मैक्सिमम होल्डिंग जो है वो कंपनी के पास है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ग्रोथ कंपनी की नो डाउट आई है 2022 से 23, 2024 और 2025 में कंपनी ने 2.37 की अर्निंग पर शेयर दी है। इसी तरह डिविडेंड्स की बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड्स नहीं दिए, जबकि राइट शेयर्स इशू किए हैं सितंबर 2025 में 33.33% के हिसाब से। वापस चलते हैं जी मेन पेज के ऊपर और सेक्टर वाइज देखते हैं कि सेक्टर वाइज मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। और जी ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में जो सिनेरियो रहा है, ज़्यादातर मार्केट प्रेशर में है। वॉल्यूम वाइज पहले नंबर पे दीवान फारूक मोटर है 1.76 मिलियन के साथ, और रेगुलर बेसिस पे अगर आप देखें तो पहले नंबर पे आपको दीवान फारूक मोटर ही नज़र आता है। ये भी और नॉन कंप्लाइंट की बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट के 100% लूज़ होने के चांसेस भी हैं। लेकिन अगर एक शेयर नॉन कंप्लाइंट में होते हुए भी मूव कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई फंडामेंटल या न्यूज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो सट्टा भी हो, उसके चांसेस भी हैं अपनी जगह पे, लेकिन आपने ये देखना है कि उसके बैकग्राउंड के ऊपर न्यूज़ क्या चल रही हैं। अच्छा, दीवान फारूक मोटर के हवाले से मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं यहाँ पे कि DFML दीवान फारूक मोटर्स हैं, ये BMW पाकिस्तान में ऑफिशियल लेवल पे सेल करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है इनके पास। और उसके बाद अब इन्होंने मिनी कूपर एक कार है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अब इनके पास है, और वो भी इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई है फरवरी के मंथ में ही जी। पार्ट्स एंड एसेसरीज़ की बात करें तो पहले नंबर पे लोड का राइट शेयर है जिसमें 13.33% डिक्रीज़ आया है और वॉल्यूम रहे हैं 2.3 मिलियन। दूसरे नंबर पे GTYR है जिसमें 10% डिक्रीज़ है, और पूरे का पूरा अगर सेक्टर देखें तो वो प्रेशर में ही है। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो कंपैरेटिवली मैक्सिमम पॉजिटिव में है, 35% जो है वो नेगेटिव में है। THCCL पहले नंबर पे है वॉल्यूम वाइज, लेकिन माइनस है 1.26% के हिसाब से, और क्लोजिंग प्राइस रही है 59.01। कमर्शियल बैंक्स में जो रुझान रहा है वो मैक्सिमम तो नेगेटिव ही है और कुछ शेयर्स पॉजिटिव भी रहे हैं। इस तरह से अगर देखा जाए बैंक ऑफ पंजाब जो है वो पहले नंबर पे है 31.6 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि पाकिस्तान के भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक न्यूज़ भी थी, उसमें यह था कि पाकिस्तान का एक वाहिद सेक्टर ऐसा है जो बैंकिंग सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। टैक्स की एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन उसमें बस यही मेंशन था कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स देने वाला सेक्टर है वो बैंकिंग सेक्टर है। और ग्रो भी अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर इन कंपैरिजन बाकी सेक्टर से ज़्यादा ग्रो करता है। फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें तो ज़्यादा नेगेटिव है और एक ही शेयर पॉजिटिव है FFC, और जो पहले नंबर पे वॉल्यूम रहा है वो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन में है 1.7 मिलियन के साथ, और कोई चेंज नहीं आया, क्लोजिंग रही है 16.95 पे जी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है जी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की, और इसमें पॉजिटिव रुझान रहा है जी। आज के दिन में तमाम शेयर्स ही पॉजिटिव हैं। पहले नंबर पे PPL है, 6.4 मिलियन का वॉल्यूम आज रहा है इसमें। मार्केटिंग कंपनीज़ की बात करें तो उसमें भी कंपैरेटिवली पॉजिटिव रुझान ही है, सिर्फ 2-3 कंपनीज़ नेगेटिव हैं, और वॉल्यूम वाइज पहले नंबर पे जो कंपनी है वो है जी हैस्कोल। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो जी तकरीबन मिला जुला रुझान है, लेकिन
हाँ जी, तकरीबन समझ लें 55% पॉजिटिव है, 45% नेगेटिव। पहले नंबर पे CPHL है 2.8 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। सिटी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इसकी थोड़ा सा स्टडी भी कर लेते हैं इसको, क्योंकि न्यू एडिशन है जी। इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो आज के दिन में 85.98 है, 1.93% का इजाफा है। 1 ईयर के चेंज की बात करें तो 14.87% नेगेटिव है। एयरटेल डेट में 1.63% पॉजिटिव है। 5 ईयर के चेंज की बात करें तो 5 सालों में कंपनी ने 36 से लेके 85 तक ग्रो किया है। तकरीबन आप इसको लगा 100% से अबव का रिटर्न बनता है, 120 या 130% अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अगर 5 सालों के हिसाब से इतने बात करें गैप की, तो 5 सालों में रिटर्न बहुत कम है। इसके कंपैरिजन में कई कंपनीज ने बेहतर रिटर्न दिया है, और 5 सालों का लो देखें तो तकरीबन 19.54 बनता है। कंपनी के 50% शेयर्स जो हैं वो फ्री फ्लोटिंग में हैं, और अर्निंग वाइज ग्रोथ देखें तो बड़ी स्लो और स्मूथ सी ग्रोथ यहाँ पे आपको नज़र आती है। मतलब 2022 में 2.88 अर्निंग थी, और 2025 में 3.9 है। बड़ी स्लो ग्रोथ है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन किसी भी साल में नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं रही है। डिविडेंड की बात करें तो 2025 के कैलेंडर ईयर में कंपनी ने 35% का डिविडेंड दिया है। वापस आते हैं जी अपने मेन पेज के ऊपर, और फार्मा सेक्टर के बाद बात करते हैं रिफाइनरी की। रिफाइनरी सेक्टर 50-50% है जी। पहले नंबर पे सिनर्जी है, टॉप 10 के अंदर भी है, और सेक्टर वाइज भी पहले नंबर पे परफॉर्मर है, और 19.2 मिलियन का वॉल्यूम रहा है। और अगर इंक्रीज़ वाइज देखें तो ओटक रिफाइनरी में इंक्रीज़ बेहतर है, 1.09% का इंक्रीज़ है, 752.72 पे फॉल कर रहा है इस टाइम पे जी। रिफाइनरी के बाद है जी आगे हमारे पास टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सेक्टर में पहले नंबर पे WTL है, टॉप 10 में भी आपको नज़र आता है ये शेयर। 46.2 मिलियन का वॉल्यूम रहा है। तो सूरत हाल अगर सेक्टर वाइज देखें तो पूरा सेक्टर अंडर प्रेशर ही रहा है आज के दिन में। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहे भी नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखें तो आज का जो वॉल्यूम था वो 245 मिलियन रहा है। बहुत बेहतरीन वॉल्यूम मार्केट में नहीं देखा गया। वनस्पति एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़ देखते हैं जी। यहाँ पे है जी SS ऑयल मिल और POML। SSOM जो है 9.65% नेगेटिव है। पंजाब ऑयल मिल्स लिमिटेड जो है वो 1.24% पॉजिटिव है, और POML की जो प्राइस है वो है 161, और SSOM की है 512। अच्छा, यहाँ पे मैं इन दोनों का कंपैरिजन आपको दिखाता हूँ कि पंजाब ऑयल मिल्स की प्राइस एक टाइम पे इससे ज़्यादा हुआ करती थी SSOM से, लेकिन अब उससे कम है। 5 साल की हिस्ट्री देखते हैं, होपफुली इसके अंदर चीज़ें शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये डाटा शो नहीं कर रहा, लेकिन इन कंपैरिजन जब हम इसको देखते थे उसके तो इसकी प्राइस ज़्यादा ही हुआ करती थी। बल्कि यहाँ से भी अगर हम अंदाज़ा लगा लें तो अभी 260 है, और 5 सालों के ग्राफ के ऊपर अगर SSOM आपको मैं यहाँ से दिखाऊं, बल्कि यहाँ से ही सर्च करते हैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे जाके, तो SSOM ने बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है। तो ये जी आप प्राइस रेंज देख सकते हैं इसकी, ये तकरीबन 92 पे हुआ करता था, और पंजाब ऑयल मिल्स जो है वो इससे ज़्यादा प्राइस पे था, ऑलमोस्ट डबल पे। और इस टाइम पे इसने काफ़ी मार्जिन से पंजाब ऑयल मिल्स जो लिमिटेड है उसको बीट कर चुका है। अब चलते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के टेक्निकल चार्ट्स की तरफ, और वहाँ देखते हैं कि मार्केट ने थर्सडे और फ्राइडे की जो परफॉर्मेंस है दोनों दिनों की लिए उसको एवेलुएट करते हैं, और वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट कहाँ स्टैंड कर रही है। जी, तो आज की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये ग्राफ आपके सामने है, और तो आज भी अगर आप देखें तो मार्केट ने अपना लो बनाया है 169,592 का, और जो कि यहाँ पे स्टैंड करता है। और यहाँ से मार्केट ने दोबारा से सपोर्ट पकड़ी है, और वॉल्यूम क्योंकि कम थे उसके बावजूद भी मार्केट ने अपने आप को सिक्योर किया है 173 के लेवल के ऊपर। और इस तरह का अगर आप ग्राफ देखें तो ये इन कंपैरिजन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन जाहिर नहीं करता, लेकिन उम्मीद यही है कि मार्केट आने वाले वीक में अगर तो कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं होती तो यहाँ से पॉजिटिव जा सकती है।
और उसको मैंने फंडामेंटल लेवल पे आपके साथ वीडियो के शुरुआत में ही डिस्कस कर चुका हूँ कि क्यों जा सकती है। डेली चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉजिटिव चार्ट नहीं है, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट ज़रूर पकड़ी है अपनी। अगर हम सिचुएशन कल की देखें तो अगर वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती तो मार्केट आज भी नेगेटिव हो सकती थी उसी लेवल के ऊपर। लेकिन ट्रंप के 10 से 15 दिन के बयान के बाद मार्केट में थोड़ी सी रिलैक्सेशन आई है। दो अगर सैटरडे संडे के अंदर कोई चीज़ पैनिक वाली हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट मंडे वाले दिन आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में जब मार्केट इतने लेवल पे गिर चुकी होती है, जैसा मैं वीकली लेवल पे आपको दिखाता हूँ, इस टाइम पे 3.52% मार्केट नेगेटिव जा चुकी है। और मार्केट की ये जो अगर आप बेस देखें तो यहाँ से शो होता है कि मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर की है और आने वाले वीक में ये चार्ट भी बुरा नहीं है, यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो सकती है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा कंपैरिजन अगर मंथ वाइज देखें तो मंथ वाइज मार्केट की सिचुएशन ये है कि इस टाइम पे नेगेटिविटी जो है वो 5.98% की है। और यहाँ से अगर KSE 100 रिकवर करती है तो 11,000 पॉइंट्स का लेवरेज है, मतलब कि मार्केट 183K के लेवल पे जाके दोबारा स्टैंड होगी। और अगर हम इसको देखें तो मार्केट का जो ऑल टाइम हाई था वो 191 बल्कि 192 के पास था और वहाँ से मार्केट ने पिछले मंथ का सारा जो प्रॉफिट है, अगर आप इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ तो ये पिछले मंथ का प्रॉफिट था जिसको सारे को मार्केट ज़ाया कर चुकी है। और इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि मंथ एंड होने में बहुत कम दिन बाकी है और अगर तो मार्केट यहाँ से रिकवरी लेती है तो बहुत एक्सेप्शनल रिकवरी होगी जो कि अगले आने वाले मंथ के अंदर बहुत पॉजिटिव मोमेंटम बना सकती है। और होपफुली ऐसा मोमेंटम बनेगा भी, क्योंकि पाकिस्तान के लेवल पे जैसे मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि कोई भी एज सच नेगेटिव प्रेशर नहीं है। PTI का प्रेशर आया था वो भी रिजॉल्व हो चुका है। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर तो जियोपॉलिटिकल लेवल का प्रेशर क्लियर हो जाता है तो मार्केट हो सकता है 2-3 दिनों के अंदर ये सारी रिकवरी डाल दे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट इस टाइम में इतनी कैपेसिटी रखती है कि अगर ये तमाम जियोपॉलिटिकल लेवल पे टेंशन जो है वो रिलीज़ हो जाती है तो उसके बाद ये सारी रिकवरी आपको 1-2 दिन में कवर होती हुई नज़र आएगी, जिसका मतलब ये होगा कि मार्केट का अगले आने वाला जो मंथ है वो बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकता है। और नो डाउट पाकिस्तान के जो पॉजिटिव मोमेंटम की बात करें तो वो अपनी जगह पे काफ़ी पॉजिटिव सूरत हाल रखता है। तो जी ये हमारे मंथ लेवल की और डेली बेसिस और वीकली बेसिस की सिंपल सी एक टेक्निकल चार्ट की अंडरस्टैंडिंग थी। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ और देखते हैं कि इक्विटी फंड्स ने कैसा परफॉर्म। जी बात करते हैं जी, सबसे पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं शरिया कंप्लाइंट इक्विटी की। और यहाँ पे कन्वेंशनल और शरिया कंप्लाइंट मुफाब पे दोनों ऑप्शंस मिलती हैं। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड एसोसिएशन जो है वो पूरे पाकिस्तान की तमाम जो कंपनीज़ हैं म्यूचुअल फ़ंड में और उनके तमाम जो फंड्स हैं उसका डाटा यहाँ पे डेली बेसिस पे अपडेट होता है। सम टाइम डिले भी हो जाता है लेकिन डाटा यहाँ पे आपको अपडेटेड ही मिलता है। आपको सेपरेटली वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे तमाम म्यूचुअल फ़ंड कंपनीज़ का डाटा कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ। पहले नंबर पे हमारा अलाइड बैंक का जो इस्लामिक स्टॉक फंड है, आज उसकी जो परफॉर्मेंस रही है वो तकरीबन 1% रिकवर किया है। इतना ही KMI 30 भी पॉजिटिव थी। और इसी तरह AKD के स्टॉक फंड की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस डल थी, 0.32% पॉजिटिव रिकवर किया है बस। और अल अमीन इस्लामिक एनर्जी का जो येस्टरडे नैब्स थी वो तकरीबन 3.5 से 5 के दरमियान नेगेटिव रही हैं, तो इसका डाटा आज का अपडेटेड नहीं है। अल हबीब का जो स्टॉक फंड है जी उसका भी डाटा अपडेटेड नहीं है। अल मीज़ान का म्यूचुअल फंड का डाटा अपडेटेड है और 1.05% का इंक्रीज़ है। अल फलाह का GHB स्टॉक फंड जो है उसने बेहतर परफॉर्म किया है, 1.41% इंक्रीज़ है। अल हमरा का इस्लामिक स्टॉक फंड 0.86 और 0.37% पॉजिटिव है। एटलस इस्लामिक स्टॉक फंड का जो डाटा है वो 1.04% पॉजिटिव है। AWT भी 1.09% पॉजिटिव है। फैसल का जो फंड्स हैं वो 1.30 और 0.65% पॉजिटिव है। HPL का डाटा अपडेटेड नहीं है। JS इस्लामिक फ़ंड 0.62% पॉजिटिव है। लकी इस्लामिक एनर्जी फ़ंड जो है वो 1.41% पॉजिटिव है। जैसा कि आपने देखा कि एनर्जी सेक्टर जो है वो आज के दिन में पॉजिटिव रहा है तो उसका इफेक्ट आपके सामने आपको नज़र भी आ रहा है। लकी इस्लामिक स्टॉक फ़ंड जो है वो 1.13% पॉजिटिव है। मीज़ान एनर्जी फ़ंड जो है वो उसका डाटा अपडेटेड नहीं है। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड 0.99% पॉजिटिव है। इसी तरह NBP इस्लामिक फ़ंड की बात करें तो 1.50% पॉजिटिव।
और एनबीपी इस्लामिक एनर्जी जो नॉर्मल स्टॉक फंड है वो 1.22% पॉजिटिव है। एनबीपी के दोनों फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एनआईटी इस्लामिक इक्विटी फंड है जी, इसका डाटा 20 फरवरी के हिसाब से आई डोंट नो ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा डाटा शो कर रहा है। 8.33% पॉजिटिव बता रहा है। आई डोंट नो ये करेक्ट है या नहीं, और या कोई ग्लिच भी हो सकता है। पाकतर इस्लामिक फ़ंड का डाटा के मुताबिक 0.62% परफॉर्म किया है। तो जी मार्केट आज, क्योंकि जब आपकी स्टॉक मार्केट पॉजिटिव है, आपके इक्विटी फंड्स भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे किसी भी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लेकिन आपने दो चीज़ों को माइंड में रखना है, जो कि मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे कमाएं उसमें पूरी डिटेल से बताया है कि आपने म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना है। आप वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। और सेकेंडली यहाँ पे पैसे कमाने का ये दो चीज़ें हैं आपने म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट करनी है। एक कि आपको लोड डिडक्शन ना करते हो, और दूसरी रीज़न ये है कि आपने ये देखना है कि आपको कट ऑफ टाइम कौन बेहतर दे रहा है। तो इस टाइम पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो सबसे बेहतर कट ऑफ टाइम देते हैं वो एटलस इन्वेस्टमेंट्स है, जिनका कट ऑफ टाइम है 4 बजे का। और बाकी इंडस्ट्रीज़ में जो सेकंड नंबर पे बेस्ट आते हैं उनका कट ऑफ टाइम 3 बजे है। मार्केट क्योंकि 3:30 बंद होती है नॉर्मल रूटीन में फ्राइडे को 4:30 बजे, तो उस हिसाब से एटलस का जो स्टॉक फंड्स हैं वो आपको बेहतर सूट करते हैं। और लोड की बात की जाए तो एटलस में किसी किस्म का लोड नहीं है, वो 0% लोड डिडक्ट करते हैं आपसे। तो एज इन्वेस्टर आपके लिए जो बेटर ऑप्शन है वो एटलस इन्वेस्टमेंट्स ही है जी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमने म्यूचुअल फंड्स को भी डिस्कस कर लिया है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई सजेशन है, किसी टॉपिक पे चाहते हैं फाइनेंशियल लेवल के ऊपर मैं वीडियो आपके साथ बना के शेयर करूं, तो वो भी मेंशन ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।